हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम बैक वंस अगेन टू द एमिनेंस आईएएस प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से सबका स्वागत है। चलिए, तो गेट रेडी फॉर सम इंटरेस्टिंग एंड सम मीनिंगफुल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में काफी काम आने वाले हैं। हेलो अंकिता, हेलो शरत, हेलो रिजलीन। कल इवनिंग में यूट्यूब पर एक सेशन हुआ था जिसको मुझे लगता है कि काफी लोग नहीं देखे थे लाइव। तो अभी फिलहाल आप उसको देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी थे, तो एक बार अवश्य उसको देखिएगा। चलिए, तो जल्दी से ज्वाइन करिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न। अभी फिर से यूट्यूब पर सेशन है 10:15 बजे, 10:15 AM, है ना? तो एक बार फिर से मुलाकात होगी। कोई बात नहीं शरत, देख लिया रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग देखना आवश्यक है। नहीं, करंट अफेयर्स का नहीं हुआ था, ज्योग्राफी का हुआ था। ठीक है, करंट अफेयर्स का नहीं हुआ था, ज्योग्राफी का हुआ था। आज शाम को करंट अफेयर्स का होगा। अभी 10:15 बजे ज्योग्राफी का है, फिर शाम को करंट अफेयर्स का होगा 6 बजे के आसपास, 5:30 या 6 बजे। चलिए, तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन। पहला प्रश्न आने वाला है आपके सामने। गेट रेडी टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग ऑन योर स्क्रीन। पीएम प्रणाम तो हम लोग कल कर लिए थे। हाँ, ये करना है हमें। चलिए, तो यहाँ से शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इंटरेस्ट कॉस्ट पेड टू द स्टेट एजेंसीज एंड मंडी चार्जेस। हाउ मेनी How many of the above costs are included in calculating the economic cost of food grain to the Food Corporation of India? Economic cost of food grain टू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इकोनॉमिक कॉस्ट निकालने के लिए इनमें से क्या क्या चीजों को कंसिडर किया जाता है? एमएसपी को, इंटरेस्ट कॉस्ट पेड टू द स्टेट एजेंसीज एंड द मंडी चार्जेस। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। पोल में आंसर करेंगे। गिविंग यू द पोल, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो पोल आने वाला है आपके सामने। पोल में जवाब देना है, ठीक है? और यदि पोल नहीं पहुंच पाता है, इन केस पोल नहीं पहुंच पाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो बताइए क्या है सही जवाब।
चलिए, समय हो चुका है समाप्त और काफी सारे लर्नर्स ने दिया है सही जवाब। आइए देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। सो क्या मतलब होता है इकोनॉमिक कॉस्ट टू द एफसीआई? एफसीआई का इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब एक प्रकार से आप ऐसा समझो कि सरकार ने तो फार्मर्स को ये बोल दिया कि फार्मर्स से हम एमएसपी पर प्रोक्योर करेंगे वीट, मान लो। अब वीट की एमएसपी अगर हम मान लेते हैं कि 2500 रुपए क्विंटल है, 2500 रुपीज पर क्विंटल वीट की एमएसपी है, ठीक है। अब एफसीआई इसको परचेज करने जा रहा है, तो एफसीआई को ये 2500 रुपए क्विंटल थोड़ी पड़ेगी, एफसीआई को और चार्जेस पे करना पड़ेगा। कौन से चार्जेस पे करने पड़ेंगे? तो सबसे पहले तो एमएसपी पे करना ही पड़ेगा किसान को, जो भी एमएसपी होगी। उसके बाद स्टेट एजेंसीज, मतलब ये जो आपका बेसिकली स्टोरेज रहता है वो स्टेट एजेंसीज के पास रहता है, तो स्टेट एजेंसीज को उसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मंडी, जिस मंडी से भी सामान लिया जा रहा है वहां पे मंडी के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो एक्चुअल में एफसीआई को प्रोक्योरमेंट में जो इकोनॉमिक कॉस्ट आती है वो एमएसपी से ज्यादा आती है। साथ ही साथ इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, वो है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि एफसीआई मंडी से उठाएगी या किसानों से उठाएगी, फिर उसको अपने गोडाउन तक लेकर जाएगी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट भी तो होगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो एफसीआई को ये सारे जो प्रोक्योरमेंट होते हैं वो महंगे पड़ते हैं। अब ये नुकसान बेसिकली कौन देखता है, कौन भरपाई करता है इसका? तो ये केंद्र सरकार करती है, क्योंकि एफसीआई जो है वो केंद्र सरकार के अधिकृत आती है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, व्हाट विल बी द एक्सेस अमाउंट, जो भी एक्सेस अमाउंट है वो पे किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इज इट क्लियर? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन दी वर्ल्ड। भारत जो है मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे दुनिया में। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन इंडिया। और भारत में यदि देखा जाए तो कर्नाटका जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिलेट्स का। सो एक प्रकार का ये फैक्चुअल प्रश्न है, और ये ओवरलैपिंग टॉपिक है ऑफ ज्योग्राफी ऑल्सो एंड इकोनॉमिक्स ऑल्सो। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ यूटिलाइजिंग योर ब्रेन, मतलब 0.0001% अगर आप ब्रेन इस्तेमाल करते हैं तो भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो समय हो चुका है समाप्त, और लीडर बोर्ड में अंकिता, शरत एंड सानिया चल रहे हैं टॉप पर। देखो भाई, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत जो है वो मिलेट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और भारत जो है मिलेट के लिए काफी फोकस और काफी स्कीम भी चला रहा है, क्योंकि मिलेट्स का खासकर हम देखें तो काफी ज्यादा बेनिफिट्स होता है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो। ये न्यूट्रिशन भी बहुत प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये एक वाटर एफिशिएंट क्रॉप है। वाटर एफिशिएंट क्रॉप क्या मतलब, क्या होता है कि मतलब ये कम पानी में भी इसकी उपज हो जाती है। तो जो ड्राई एरियाज हैं हमारे देश के, वहां के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। तो भारत जो है वो सबसे बड़ा पूरे विश्व में प्रोड्यूसर है, और भारत ने लगभग मिलियन 17.96 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ मिलेट्स का प्रोडक्शन किया था, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू एपिडा, व्हाट इज एपिडा? तो एपिडा एक संस्था है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अकॉर्डिंग राजस्थान कंट्रीब्यूट्स टू द 28% ऑफ द टोटल मिलेट प्रोडक्शन। राजस्थान जो है कुल मिलेट के पैदावार का 28% कंट्रीब्यूशन करता है। तो भैया कर्नाटका यहाँ पर गलत होगा। और खुद भी मैंने क्या बोला था, थोड़ा सा 0.0001% ब्रेन का इस्तेमाल करना है आप।
तो 0.001% ब्रेन का इस्तेमाल यही करना था कि मिलेट्स जो है ये वाटर एफिशिएंट क्रॉप है, कम पानी में होते हैं। तो राजस्थान विल बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, नो डाउट। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, और आंसर क्या होगा आपका A1। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, NLMC। नेशनल लैंड ये एक प्रकार का आपका करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, 4 स्टेटमेंट्स हैं, चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए। ठीक है, NLMC इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पूरी तरीके से इसकी ओनर है। इट कैरीज आउट मोनेटाइजेशन ऑफ द लैंड एंड अदर नॉन कोर एसेट फॉर द गवर्नमेंट एजेंसीज। तो सरकारी एजेंसियों के लिए ये मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स करती है, मतलब एसेट्स को पैसे में कन्वर्ट करती है किसी प्रकार से, चाहे लीज में दे दिया चाहे सेल कर दिया। NLMC कैन ओनली लीज द सरप्लस लैंड विद द PSUs बट कैन नॉट सेल देम। NLMC केवल लैंड को लीजिंग कर सकती है, उनको बेच नहीं सकती है। तो हाउ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट्स में से सही हैं? चलिए, तो समय हो चुका है समाप्त एंड 50% लर्नर्स हैव आंसर्ड इट करेक्टली। तो शरद साहू, सानिया एंड अंकिता इस समय चल रहे हैं टॉप पर। देखो भाई, तो सरकार ने रिसेंटली NLMC का गठन किया है। NLMC जिसका फुल फॉर्म नोट कर लो, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, मतलब राष्ट्रीय, इसको क्या बोलेंगे, स्थल, जमीन, कुछ भी बोल लो, मोनेटाइजेशन, मुद्रीकरण और संस्था। अब ये स्थापना की गई है बेसिकली किस लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे लैंड्स पड़े हुए हैं जिनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, उनसे कोई गवर्नमेंट को पैसे की अर्निंग नहीं हो पा रही, किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। बात समझ रहे हो? ठीक है, इसी प्रकार पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो हैं, PSUs जो हैं, उनके पास भी बहुत सारे ऐसे लैंड्स हैं जिनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, खाली पड़े हुए हैं, उन्होंने एक्वायर तो कर लिया बट अब उनका यूटिलाइजेशन वहां पर नहीं है। तो ऐसे लैंड्स को मोनेटाइज करने के लिए कि वहां से कुछ अर्निंग हो जाए, सरकार ने NLMC का गठन किया। NLMC क्या करेगी कि जो भी सरप्लस लैंड है, सरप्लस लैंड चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो चाहे वो PSU के पास हो, इन सरप्लस लैंड को वो लीज में देगी। ठीक है, मतलब किराए पर दे देगी किसी प्राइवेट, मान लो किसी को प्राइवेट, अंबानी को, अडानी को या टाटा को, किसी को भी कोई फैक्ट्री लगानी है, सेटअप करना है, तो लीज में दे दिया, 100 साल की लीज में, 100 साल की लीज में दे दिया और बदले में किराया मिल रहा है। लीजिंग के साथ साथ ये लैंड को सेल भी कर सकती है, बेच भी सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है NLMC कैन ओनली लीज द सरप्लस लैंड। तो ओनली लीज गलत है, ये इसको सेल भी कर सकती है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड एब्सोल्युटली करेक्ट है। NLMC इज अ होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, भारत सरकार द्वारा पूरी तरीके से गठित की गई कंपनी है और पूरा मालिकाना हक, इसका ओनरशिप जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास ही है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट तो जो अभी जस्ट मैंने बताया वही है, मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड करती है। ठीक है, तो भारत सरकार ने इसका गठन किया था और इसमें इनिशियली 5,000 करोड़ रुपए की फंडिंग भी दी थी, 5,000 करोड़ रुपए की फंडिंग भी दी गई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। Current account transactions do not alter Indian residents' assets or liabilities outside India. करंट अकाउंट के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो किसी भी भारतीय रेजिडेंट, भारतीय रहने वाले भारतीय नागरिक के पूंजी या देय को प्रभावित नहीं करते हैं।
इफ करेंट अकाउंट डेफिसिट इज लेसर देन कैपिटल अकाउंट सरप्लस, इट विल रिजल्ट इन नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। यदि करेंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा कैपिटल अकाउंट सरप्लस से, तो इसकी वजह से नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा। नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट लीड्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री व्हाइल पॉजिटिव बीओपी ऐड फॉरेक्स रिजर्व्स। नेगेटिव बीओपी अगर आता है तो फॉरेक्स रिजर्व देश के पास से जाता है, और अगर पॉजिटिव बीओपी आता है तो फॉरेक्स रिजर्व आता है। तो बताइए कितने स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर देना है आपको। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। बताइए इसका क्या होगा सही जवाब? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? चलिए, तो समय हो चुका है समाप्त। आइए देखते हैं लीडर बोर्ड में इस समय शरद साहू, सानिया एंड अंकिता ही चल रहे हैं। भाई देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है कि नहीं? बैलेंस ऑफ पेमेंट समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि मान लो, पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। कौन से अकाउंट्स होते हैं? एक होता है आपका करेंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब करेंट अकाउंट के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं? तो मान लो भारत ने बेसिकली अमेरिका को एक्सपोर्ट किया मैंगोस, ठीक है, मसाला, स्पाइसेस, टी, ये एक्सपोर्ट किया। और बदले में यूएसए ने भारत को दिया बाइक, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स, कुछ इस प्रकार की चीजें दी। अब मान लो भारत ने 100 रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया और यूएसए से 120 रुपए का सामान इंपोर्ट किया, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट कितना हुआ? 100 रुपए हमारी इनकम है, लेकिन 120 रुपए हमारी इनकम से चला गया, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट इज -20, या आप ऐसे कह सकते हैं कि करेंट अकाउंट डेफिसिट इज 20। करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 20 है। अच्छा, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब जिसमें पूंजी वाले खर्च होते हैं, पूंजीगत खर्चे, ठीक है, पूंजीगत खर्चे होते हैं। मतलब हो सकता है कि सरकार ने लोन दिया हो किसी को, या फिर हो सकता है बाहर कोई फैक्ट्री खरीद ली हो, परचेज कर ली हो, बाहर कोई फॉरेन लैंड परचेज कर लिया हो, एम्बेसी बनाने के लिए कुछ किया हो। तो अगर कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस कुछ इस प्रकार होते हैं कि भारत से गया, मतलब भारत से गया 150 रुपए और भारत में आया 200 रुपए, ठीक है, भारत से गया 150, आया 200, तो यहाँ पे हम +50 में है, यानी कैपिटल अकाउंट सरप्लस जो है वो 50 है, और करेंट अकाउंट डेफिसिट कितना था? करेंट अकाउंट डेफिसिट था 20, ठीक है। अब जरा आप सेकेंड स्टेटमेंट पर आइए। इफ करेंट अकाउंट डेफिसिट इज लेसर देन द कैपिटल अकाउंट सरप्लस, इट विल रिजल्ट इन नेगेटिव बीओपी। मतलब ये बोल रहा है कि अगर करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है करेंट अकाउंट सरप्लस से कम है, तो उसकी वजह से नेगेटिव बीओपी होगा। अरे भाई कैसे होगा? क्योंकि ये 20 है, ये 20 इज लेस देन 50, मतलब इफेक्टिव देखोगे तो हम 30 रुपए फायदे में हैं, वी आर इन अ प्रॉफिट ऑफ 30 रुपीज, तो यहाँ पर पॉजिटिव बीओपी आएगा, ना ही निगेटिव बीओपी। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। समझ रहे हो कि अगर करेंट अकाउंट डेफिसिट की वैल्यू करेंट अकाउंट सरप्लस की वैल्यू से कम है, तो हमें पॉजिटिव बीओपी मिलेगा, ना कि निगेटिव बीओपी, ठीक है, पॉजिटिव बीओपी मिलेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन से भारत के किसी लाइबिलिटी पर असर नहीं पड़ता है, वो तो बिल्कुल सही बात है। अब आपने मैंगो सेल किया या कुछ भी सेल किया तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा।
ठीक है। एंड नेगेटिव बीओपी लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। हाँ, अब देखो, हमेशा सरकार क्या प्रयास करती है, ऑलवेज द गवर्नमेंट या आरबीआई ट्राइज टू बैलेंस द बीओपी, मतलब बीओपी को जीरो दिखाने का प्रयास किया जाता है, बीओपी को जीरो दिखाने का प्रयास किया जाता है। अब अगर मान लो कि बीओपी है निगेटिव में, इफ बीओपी इज इन नेगेटिव, तो भारत क्या करती है, अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में से डॉलर निकालकर इसको सेल कर देती है। और यदि बीओपी पॉजिटिव में है तो भारत परचेस कर लेती है। ठीक है, क्योंकि नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट वो हमेशा जीरो दिखाया जाता है, नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा जीरो दिखाया जाता है। ठीक है, और ओवरऑल वर्ल्ड का जो नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो जीरो होता ही है, क्योंकि कहीं से पैसा निकल रहा है तो कहीं पे तो जा रहा है, तो पूरे वर्ल्ड का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो जीरो आएगा। ठीक है, लेकिन कंट्री वाइज वो वैल्यू अलग अलग होती है। इज इट क्लियर? क्लियर है बीओपी का कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements correctly relates to the phenomena of flipping in the context of startups? स्टार्टअप्स के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो फ्लिपिंग किसको कहा जाता है? व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ फ्लिपिंग? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है फिनोमेना वेयर एन इंडियन कंपनी इज एक्वायर्ड बाय अ स्टार्टअप ऑफ अनदर कंपनी, वेयर इट्स टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय द एक्वायरिंग कंपनी फॉर अ ग्लोबल फुटप्रिंट। तो एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर एक भारतीय कंपनी को अक्वायर किया जाता है स्टार्टअप कंपनी द्वारा, ठीक है, और उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ग्लोबल फुटप्रिंट क्रिएट करने के लिए। A phenomena where an Indian company starts its operation in foreign geographies and closes its operation in India. यदि कोई भारतीय कंपनी विदेशों में अपना बिजनेस चालू कर दी और भारत में अपना बिजनेस बंद कर दी। A phenomena where the entire ownership of the Indian company is brought another by another Indian startup. एक ऐसी प्रक्रिया जहां भारतीय कंपनी का पूरा ओनरशिप दूसरी भारतीय कंपनी खरीद लेती है। And a phenomena which transforms the Indian economy into a 100% subsidiary of a foreign entity, with founders and investors retaining the ownership via the foreign entity. एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर एक भारतीय कंपनी पूरी तरीके से 100% सब्सिडियरी बन जाती है किसी विदेशी कंपनी की, लेकिन फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स के पास शेयर होल्डिंग रहती है थ्रू द फॉरेन कंपनी। सर थर्ड स्टेटमेंट दोबारा बता दो। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक भारतीय कंपनी की 100% ओनरशिप दूसरी भारतीय स्टार्टअप ने खरीद लिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो अन अकेडमी ने अक्वायर कर लिया प्रेप, ठीक है, अक्वायर किया ही था प्रेप को। पीछे वाले क्वेश्चन का बोल रहे थे? अच्छा अब रुक जाओ, पहले इसका आंसर दो तो पीछे वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। दिस इज ऑल्सो अ करंट अफेयर्स, ये भी एक प्रकार का करंट अफेयर्स है, फ्लिपिंग का टर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लिपिंग? चलिए, तो यहां पर सही जवाब क्या है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी। कि मान लो मैंने अब ये स्टार्टअप खोला है जिसका नाम है एमिनेंस आईएएस, ठीक है, एमिनेंस आईएएस मैंने ये स्टार्टअप खोला, मेरा हेडक्वार्टर यहाँ पर वाराणसी में है, लेकिन अब मैंने क्या किया कि अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया पूरा तरीके से फॉरेन में शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं इस फॉरेन कंपनी के अंडर में इस फॉरेन कंपनी के अंडर में एमिनेंस आईएएस को चला रहा हूँ, इस फॉरेन कंपनी के अंडर में एमिनेंस आईएएस को चला रहा हूँ एज अ 100% सब्सिडरी, एज अ 100%
सब्सिडरी। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेरा स्टार्टअप है एमिनेंस आईएएस, ठीक है? मैंने एमिनेंस आईएएस मतलब यहाँ पर मैं इंडिया में इसको चला रहा हूँ। फिर मैं मूव कर जाता हूँ यूएस। यूएस में मैं नई कंपनी फॉर्म करता हूँ और नई कंपनी फॉर्म करके मैं एमिनेंस आईएएस को पूरी तरीके से इसके अंडर में, इस कंपनी के अंडर में कर देता हूँ। तो कंपनी मेरी ही है, बट अभी ये फॉरेन एंटिटी के अंदर में आ गई, फॉरेन एंटिटी के अंदर में आ गई। तो इस फिनोमेना को बोला जाता है क्या? फ्लिपिंग। क्या बोला जाता है इसे? फ्लिपिंग बोला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, कि मैं मेरी मेरी कंपनी है इस समय एमिनेंस आईएएस, दोबारा बता रहे हैं। तो मेरी कंपनी है एमिनेंस आईएएस, ठीक है? दिस इज माय कंपनी, दिस इज माय स्टार्टअप, ठीक है? मैंने इसे खोला है, मैं इसमें बढ़िया काम कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मैं फॉरेन मूव ऑन कर जाता हूँ, ठीक है? तो मैं फ्लाइट पकड़ के चला जाता हूँ कहाँ पर? यूएस से। यूएस से चला गया। यूएस से में मैंने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, ठीक है? मुझे सिटीजनशिप ग्रांट हो गई, सिटीजनशिप मैंने ले ली, ठीक है? या यूके की सिटीजनशिप ले ली। पता ही है यूके का सिटीजनशिप लेना बड़ा आसान है, आप वहाँ पे केवल पैसा डोनेट करो और यूके की सिटीजनशिप मिल जाती है। हाँ, वो बात अलग है कि आपके ऊपर कोई केस वेस ना चल रहा हो, आप एक इकोनॉमिक ऑफेंडर ना हो। तो मैंने यूके की सिटीजनशिप ले ली और यूके में एक कंपनी का फॉर्मेशन किया। यूके में मैंने एक कंपनी बनाई और इस कंपनी के माध्यम से मैंने एमिनेंस आईएएस को पूरी तरीके से सब्सिडियरी बना दिया, यानी 100% इसके अंडर में कर दिया कंपनी। अब है एमिनेंस आईएएस इनडायरेक्टली मेरी ही कंपनी, इट इज माय स्टार्टअप ओनली, बट अब ये फॉरेन एंटिटी के अंडर में आ गई। अब ये किसके अंडर में आ गई है? फॉरेन एंटिटी के अंडर में। हाँ, यहाँ पर एक बात आपको ये याद रखना है कि फ्लिपिंग में जो भी ओनर होता है, ओनर सेम होता है, ओनर सेम ही होता है। ओनर ही ने एक प्रकार से फॉरेन जाकर नई कंपनी बनाई और फिर इसको सब्सिडियरी बना दिया। मतलब एक भारतीय कंपनी अब सब 100% सब्सिडियरी बन गई है एक फॉरेन कंपनी के। लेकिन ओनर्स के शेयर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। ओनर का शेयर जैसे का तैसा है, ठीक है? अब एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो। A phenomena which transforms an Indian company to a 100% subsidiary of a foreign entity. तो मैंने एमिनेंस आईएएस को फॉरेन कंपनी के अंडर में सब्सिडियरी बना दिया, विथ फाउंडर्स एंड इन्वेस्टर्स रिटेनिंग द ओनरशिप वाया द फॉरेन एंटिटी। लेकिन फाउंडर्स जो थे, मतलब मैं या फिर मुझे जो इन्वेस्टर पैसे दिए हैं, उनके पास शेयर होल्डिंग एज इट इज, उनके पास शेयर होल्डिंग एज इट इज है, बट अब वो शेयर होल्डिंग फॉरेन कंपनी की है और फॉरेन कंपनी के अंडर में एमिनेंस आईएएस है, तो इनडायरेक्टली एमिनेंस आईएएस की भी शेयर होल्डिंग हमारे पास। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लो क्वेश्चन में ये दे देता है कि एमिनेंस आईएएस को मैंने सेल कर दिया, मैंने सेल कर दिया किसी फॉरेन कंपनी को, फॉरेन नेटटेक कंपनी को, तो वो फ्लिपिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहां पे मेरी शेयर होल्डिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने सेल कर दिया है, मैंने अपना शेयर होल्डिंग खत्म कर दिया है, तो वो फ्लिपिंग नहीं कहलाएगा। फ्लिपिंग तब कहलाएगा जब इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के अंडर में आ जाए 100% और उसके बाद भी ओनर की और इन्वेस्टर के शेयर्स वैसे ही रहे, तब वो फ्लिपिंग कहलाता है। ठीक है? तो एक बार आपको थर्ड स्टेटमेंट इसका समझना था ना। अच्छा, नेगेटिव बीओपी। देखो, हमेशा बीओपी को जीरो करने का प्रयास किया जाता है। ऑलवेज ईच कंट्री ट्राइज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एज जीरो, ठीक है? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जब पॉजिटिव में हो जाता है या नेगेटिव में हो जाता है, तो इससे एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को काफी फर्क पड़ता है। पूछो कैसे? मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो गया, तो दुनिया भर में एक मैसेज फैलेगा ना कि भारत का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है? और भारत के प्रोडक्ट्स को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, काफी खरीद रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे रुपए की डिमांड बढ़ जाएगी,
रुपए की डिमांड बढ़ जाएगी तो रुपए अप्रिशिएशन करने लगेगा, और रुपए अप्रिशिएशन करने लगेगा अगर बहुत तेजी से, तो इसका नुकसान किसको देखने को मिलेगा? इसका नुकसान देखने को मिलेगा एक्सपोर्टर्स को। क्योंकि $100 का अगर वो सामान ₹80 के हिसाब से ₹8,000 में मंगा रहे थे, तो रुपए के अप्रिशिएशन के वजह से उनको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। सॉरी, उनका इनकम जो है कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? और यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में चला गया, तो तो जो है करेंसी डिप्रिशिएट करने लगेगी, और करेंसी डिप्रिशिएट करेगी तो उसका नुकसान इंपोर्टर्स को होगा। तो एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को होगा नुकसान। इसीलिए हर कंट्री प्रयास करती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को जीरो किया जाए। अब मान लो पॉजिटिव में गया तो रुपए अप्रिशिएट होने लगेगा। रुपए क्या होने लगेगा? अप्रिशिएट होने लगेगा। तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई डॉलर को खरीदने लगेगी। आरबीआई विल स्टार्ट परचेजिंग द डॉलर, और अपने फॉरेक्स रिजर्व में उसको रखने लगेगी। तो जब वो डॉलर को खरीदेगी तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, तो रुपए अप्रिशिएट होने से बच जाएगा। और जब बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में है, व्हेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन नेगेटिव, तो आरबीआई क्या करेगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव का मतलब कि हमारा रुपया डिप्रिशिएट करेगा। हमारा रुपया डिप्रिशिएट करेगा, तो उसको रोकने के लिए हम डॉलर को सेल करेंगे, डॉलर को बेचेंगे, मतलब डॉलर को बेचेंगे तो हमारा रुपया जो है वो स्थिर रहेगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जब पॉजिटिव में जाता है तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, और जब बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में जाता है तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्चुअल है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। बीओपी पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन। चाहे तो आप इसको शॉर्ट टर्म में नोट्स बना के लिख लो कि इफ बीओपी इज पॉजिटिव, अगर बीओपी पॉजिटिव है, दो दो प्रकार से आप इसको नोट में लिख सकते हैं। इफ बीओपी इज पॉजिटिव, अगर बीओपी पॉजिटिव है, सो रुपी का अप्रिशिएशन होने लगेगा, रुपी अप्रिशिएशन होने लगेगा। और रुपी अप्रिशिएशन को रोकने के लिए आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई विल स्टार्ट परचेजिंग फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी परचेज करने लगेगी। ठीक है, ताकि एक्सपोर्टर्स को नुकसान ना हो। और अगर बीओपी नेगेटिव है, अगर बीओपी नेगेटिव है, तो रुपए क्या होगा? रुपए डिप्रिशिएट करेगा, डिप्रिशिएट करेगा, डिप्रिशिएट करेगा। तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई विल स्टार्ट सेलिंग, आरबीआई जो है वो सेल करने लगेगी, सेलिंग फॉरेन करेंसीज। ठीक है, ताकि रुपी डिप्रिशिएशन को रोका जाए। तो पहले केस में क्या होगा? फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज होगा, फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज होगा। और दूसरे केस में क्या होगा? फॉरेक्स रिजर्व डिक्रीज होगा, फॉरेक्स रिजर्व डिक्रीज होगा। इस प्रकार से आप इसको नोट्स बना लीजिए, ताकि आप जब भी रिवाइज करें तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Consider the following statements about the national treatment principle incorporated in WTO agreements. National treatment principle does not apply for procurements made by the government. National treatment principle is only applicable to the trade in goods. तो बताओ क्या है इसका सही जवाब? What is the correct answer? जवाब देंगे आप, और आपका समय प्रारंभ हो जाता है। अब योर टाइम स्टार्ट्स।
चलिए, तो समय हो चुका है समाप्त और काफी कम छात्रों ने दिया है इसका सही जवाब। इसका मतलब आपका बीओपी, डब्ल्यूटीओ और इंटरनेशनल वाले जो पोर्शन है, उसमें आपको अभी काफी मेहनत करने की जरूरत है, रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, डब्ल्यूटीओ के जो मुद्दे हैं वो आपको समझने पड़ेंगे कि भारत अमेरिका या भारत चाइना या किसका क्या मुद्दा चल रहा है, या इंटरनेशनल लेवल पर कौन से फेमस एग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, तो नेशनल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या होता है? तो भाई डब्ल्यूटीओ ये कहता है कि आप किसी भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के साथ, आप किसी भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेशन इन कंपैरिजन टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन कंपैरिजन टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं एग, तो डब्ल्यूटीओ का कहना है कि अगर न्यूजीलैंड से एग आ रहा है, न्यूजीलैंड से अगर एग आ रहा है और आपके भारत में भी एग हो रहा है, तो न्यूजीलैंड के एग पे ऐसा नहीं कि आप 10% टैक्स लगा दीजिए, 15% टैक्स लगा दीजिए तो वो बहुत महंगा हो जाए और फिर कोई इसको परचेज ना करे। ये काम आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते, ऐसा डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। क्योंकि अगर सभी देश डिस्क्रिमिनेशन इस प्रकार से करने लगेंगे तो ट्रेडिंग ही नहीं हो पाएगी, व्यापार ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी चाहेंगे कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट जो है वो आगे जाए। समझ रहे? तो ये इसको कहा जाता है नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, जो डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स में है। अच्छा, इसमें बात ये है कि नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल टू ट्रेड इन गुड्स, नहीं, ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में एप्लीकेबल, मतलब चाहे आप वस्तु मंगा रहे हो चाहे आप कोई सेवा मंगा रहे हो, दोनों में एप्लीकेबल होता है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए कि नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल इज फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई फॉर प्रोक्योरमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट, यस। मतलब डब्ल्यूटीओ एक प्रकार से छूट देता है कि मान लो सरकार कोई उपकरण मंगा रही है, सरकार कोई उपकरण मंगा रही है, सरकार किसी भी प्रकार का, नहीं, कोई सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में नहीं कर सकते हैं। देखो, डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते, ये तो निश्चित है। हाँ, सरकम या एग्रीकल्चर में केवल डब्ल्यूटीओ छूट देता है, ओनली इन द एग्रीकल्चर, एंड दैट टू जब एग्रीकल्चर में आपको नेशनल कैलेमिटी कोई आ गई, नेचुरल कैलेमिटी कोई आ गई, तब वो छूट मिलती है। बाकी किसी चीज में छूट नहीं मिलती, केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में मिलती है, वो भी इन द केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, कि भैया सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई। ठीक है, हाँ, ये बात अलग है कि डब्ल्यूटीओ की बात मानता जनरली कोई नहीं है। ठीक है, सब अपने हिसाब से काम करते हैं और इसीलिए डब्ल्यूटीओ में दुनिया भर के केसेस पड़े हुए हैं। समझ रहे हो? अच्छा, ये जो नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है, इसमें डब्ल्यूटीओ एक छूट देती है, वो छूट ये देती है कि अगर सरकार स्वयं कोई उपकरण मंगा रही है, स्वयं कोई गुड्स मंगा रही है, सर्विस मंगा रही है अपने यूटिलाइजेशन के लिए, तो वहां पर वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। ठीक है, जैसे मैं मान लूं कि सरकार को गन्स चाहिए अपने आर्मी के लिए, गवर्नमेंट वांट गन्स। ठीक है, तो वहां पे अगर अमेरिका से गन्स आ रहे हैं तो वहां पे वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, वहां पे वो डोमेस्टिक मार्केट पर प्रेफरेंस डाल सकती है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाएगा और उसका कोई कमर्शियल पर्पस नहीं होगा। बात समझ रहे हो? उसका कोई कमर्शियल पर्पस नहीं होगा। या एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एमआरआई मशीन्स, सीटी स्कैन मशीन या एक्सरे मशीन्स। तो एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन मशीन या एक्सरे मशीन अगर है, अब सरकार को, आपको पता है सरकार के सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, तो अब सरकारी हॉस्पिटल्स में एमआरआई मशीन लगाना है। ठीक है, या सीटी स्कैन या एक्सरे मशीन लगाना है, तो इस केस में सरकार लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रिफर कर सकती है ओवर दी
इम्पोर्टर्स इम्पोर्ट्स को हटाकर लोकल को दे सकती है। हाँ, लेकिन लोकल से जो खरीदेगी वो सरकारी अस्पताल में ही इस्तेमाल किया जाएगा, ये नहीं कि उसको आप बेच दिए बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल को, ये काम नहीं करना है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है? इज़ इट क्लियर? हाँ, ब्लू बॉक्स में पढ़े थे वो एग्रीकल्चर वाला। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? ये सब अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं और दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से देखिए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और ये जो फॉरेन ट्रेड का पूरा आपका यूनिट है, इसमें से 2-3 प्रश्न आते हैं। वो करंट अफेयर्स बेस्ड भी आ सकते हैं या फिर बेसिक पे भी आ सकते हैं। लेकिन बेसिक जब क्लियर रहेगा तो करंट अफेयर्स आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आज जो मैंने टॉपिक्स कराया उसमें से 2-3 आपको अभी करंट अफेयर्स से मिले, जैसे फ्लिपिंग हो गया, एनएलएमसी हो गया, ये हो गया, ये सब आपका करंट अफेयर्स है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. It aims to offset the disabilities in the domestic industry involved in the semiconductor design. Center for Development of Advanced Computing (CDAC) is responsible for the implementation of DLI scheme as nodal agency. So how many statements are correct? कितने स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं? जवाब देंगे आप और आपका समय प्रारंभ हो जाता है। टाइम स्टार्ट्स। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, 10:15 बजे 10:15 AM पर ज्योग्राफी एमसीक्यू का सेशन है और अच्छे एमसीक्यूज हैं। कल हम लोगों ने काफी नदियों को रिवाइज किया, आज भी उसी प्रकार से काफी सारी चीजों को रिवाइज करेंगे। तो 10:15 पर आई वांट एवरीबडी ऑन यूट्यूब, सबको यूट्यूब पर होना है। ठीक है? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। चलिए, तो 50% लर्नर्स ने दिया है सही जवाब, 50% लोगों ने दिया है सही जवाब और शरद साहू, अंकिता एंड सानिया इस समय चल रहे हैं टॉप पर। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं माइटी मिनिस्ट्री, तो माइटी मिनिस्ट्री ने ये योजना निकाली है जिस योजना का नाम है डीएलआई स्कीम, यानी डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है? डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव। इसमें क्या किया जाएगा कि सेमीकंडक्टर जो बनाया जाता है, अब आपको पता है भारत जो है सेमीकंडक्टर मिशन चला रहा है। इंडिया वांट्स टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर। भारत में सेमीकंडक्टर का डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है। तो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। इसी में से एक स्कीम है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब जिसमें यदि कोई कंपनी सेमीकंडक्टर के डिजाइन को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से या एडवांस तरीके से करती है, तो उसको उसके लिए इंसेंटिव प्रदान किया जाए। So it aims to offset the disabilities in the domestic industry involved in the semiconductor design. मतलब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी की कमी है, जो तकनीक की कमी है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, ठीक है? तकनीक की जो कमी है, अगर उस तकनीक की कमी को कोई पूरा कर देता है, तो हमको बाहर से टेक्नोलॉजी नहीं मंगानी पड़ेगी। और बाहर से हमें अगर टेक्नोलॉजी नहीं मंगानी पड़ेगी, तो हमारा घाटा नहीं होगा। तो सरकार यही कहती है कि अगर हमें बाहर से टेक्नोलॉजी नहीं मंगानी पड़ रही है, अगर हमारी कंपनी उस टेक्नोलॉजी को बना ले रही है, तो वो जो पैसा हम बाहर से मंगाने में लगाते, उसी पैसे को हम आपको दे देंगे एज अ इंसेंटिव। तो वो लाइबिलिटीज को ऑफसेट कर देगा। ठीक है? अब आप सपोज करो कि 100 रुपए का टेक्नोलॉजी आप ताइवान से ले रहे हो या चाइना से ले रहे हो फॉर डिजाइनिंग सेमीकंडक्टर, लेकिन भारत की कंपनी ने उसी टेक्नोलॉजी को और डिजाइन को अपने यहाँ बना लिया, तो 100 रुपए सरकार के बच रहे हैं। इस 100 रुपए में से 50 रुपए सरकार आपको दे देगी, तब भी 50 रुपए सरकार का फायदा होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए सीडैक को बनाया गया है नोडल एजेंसी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग,
को बनाया गया है डीएलआई स्कीम का नोडल एजेंसी। और कौन से मंत्रालय के अंदर में ये स्कीम आती है? विच मिनिस्ट्री? कौन से मंत्रालय के अंदर में स्कीम आती है? सो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, सॉरी, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? 100%? चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये प्रकार का एक फैक्चुअल प्रश्न है। आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं, बहुत इजीली दे सकते हैं, बहुत जल्दी दे सकते हैं। और समय आपका प्रारंभ हो जाता है इसी के साथ। अब टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जल्दी से जवाब दो इसका। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? चलिए, तो समय हो चुका है समाप्त और 40% लर्नर्स ने दिया है सही जवाब। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो वर्ड इंटेलेक्चुअल, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिसिंग है। तो वर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वीपो निकालती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। मतलब ये देशों को रैंकिंग देती है इस प्रकार से कि किस देश में किस प्रकार का इनोवेशन हो रहा है, कौन सा देश ज्यादा इनोवेशन कर रहा है, कौन सा देश किस क्षेत्र में इनोवेशन कर रहा है, उसके आधार पर रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो वीपो का इंडेक्स आया था 2022 साल के लिए, यानी फॉर 2022, उसमें इंडिया को जो रैंकिंग मिली है दैट इज द 40th रैंक, 40वें स्थान पर पहुंच गया है। और यही अगर हम 7 साल पहले की बात करें यानी 2015 में, तो भारत की जो रैंक थी वो 81 थी। तो 81 से 40 यानी 41 रैंक्स का हमें 7 सालों में बेनिफिट हुआ है। ठीक है, तो इन 7 सालों में ये पता चलता है कि हम इनोवेशन काफी ज्यादा कर रहे हैं हर क्षेत्र में। तो ये रैंकिंग को भी याद रखिएगा। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये निकालती है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? अगला प्रश्न। विथ रेफरेंस टू द 8 इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, कई बार ये पढ़ाया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It measures the combined and individual performance of production of 8 core industries. 8 core industries के परफॉर्मेंस को ये मेजरमेंट करता है। आउट ऑफ 8 core industries only oil production declined in financial year 2022। तो ये भी एक प्रकार का क्या है भैया? करंट अफेयर्स। कि 8 core industries में से केवल ऑयल प्रोडक्शन में डिक्लाइन दिखा गया है इन द फाइनेंशियल ईयर 2022। तो बताओ इसका सही जवाब क्या है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो कभी कभी यूट्यूब ट्रिक का
इस्तेमाल करना हो जाता है हानिकारक। ठीक है, आप सभी ने ओनली ओनली देखा और ओनली देखकर आपने कहा कि भैया ये ओनली है, मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो इसको हम कर देते हैं कैंसिल। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमेशा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज यानी जो हमारी मुख्य 8 इंडस्ट्रीज हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में केवल ऑयल के प्रोडक्शन में डिक्लाइन हुआ था, बाकी सारी इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही थी। ठीक है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही थी, ओनली कौन सी इंडस्ट्रीज डिक्लाइन की थी? ऑयल प्रोडक्शन की इंडस्ट्री, ऑयल प्रोडक्शन की इंडस्ट्रीज। अब जरा से जल्दी से मुझे ये बता दो कि व्हाट आर दी 8 कोर इंडस्ट्रीज। 8 कोर इंडस्ट्रीज के नाम बता दो फटाफट। 8 कोर इंडस्ट्रीज के फटाफट नाम बता दो। नेम ऑफ दी 8 कोर इंडस्ट्रीज कमेंट सेक्शन में। 8 कोर इंडस्ट्रीज के नाम बताओ। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ चलो इलेक्ट्रिसिटी पहला। दूसरा, चलो मैं लिखता जा रहा हूँ आपके कमेंट्स पढ़ के। तो पहला आया इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड, व्हाट इज सेकंड? नेचुरल गैस, कोल, रिफाइनरी। चलो 3 हमको और मिल गया। क्या मिल गया? नेचुरल गैस, फिर कोल, और फिर क्या मिला? रिफाइनरी, है ना? रिफाइनरी। 4 हो गए। 4 और चाहिए, बताओ 4 और कौन कौन से? तो चलो फिर से हमें मिल गया स्टील और क्रूड ऑयल। तो पांचवा हमको मिल गया क्या? स्टील। स्टील मिल गया, क्रूड ऑयल मिल गया, और एक और हमें मिल गया कौन सा? एक हमें मिल गया फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स। सीमेंट भी मिल गया, चलो सारे मिल गए। सीमेंट भी मिल गया। तो दीज आर दी 8 कोर इंडस्ट्रीज, इनका नाम आपको भूलना नहीं है। सीमेंट, फर्टिलाइजर, क्रूड ऑयल, स्टील, रिफाइनरी, कोल, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन्हीं को निकाला जाता है, इन्हीं का इंडेक्स किया जाता है, इन्हीं की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। और ये माना जाता है कि अगर ये अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो मतलब हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इनका वेटेज भी याद रख लीजिएगा। वेटेज जो है, किसका वेटेज ज्यादा, किसका वेटेज कम, ये भी हमेशा आपको याद होना चाहिए जबान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट। Transfer payments are the receipts which resident of a country get without having to provide goods or services in return. Imports of foreign goods leads to decrease of aggregate demand for domestic goods in the importing economy. Factor income includes net international earnings on factors of production, and factor income is a part of trade in the goods. बताइए क्या है इसका सही जवाब? What is the correct answer? How many statements are correct? And your time starts now. चलिए, तो समय हो चुका है समाप्त। तो 40% लर्नर्स ने दिया है सही जवाब। बताओ भाई, क्या कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपको गलत लग रहा है? चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है?
कौन सा स्टेटमेंट गलत है? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? हाँ, फिल्टर होगा यहाँ पर, बताओ विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बताओ बताओ। सर सेकंड लग रहा है। मतलब क्लियर कोई नहीं है, सेकंड कोई बोल रहा है, सेकंड कोई बोल रहा है फर्स्ट। तो भाई फर्स्ट तो पूरी तरीके से सही। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स आर द रिसिप्ट्स which resident of a country get without having to provide goods and services in return। तो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट उसी को बोलते हैं जब आपका दोस्त मित्र आपको पैसा भेज दे कि लो ले जाओ मौज करो, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, import of foreign goods leads to the decrease of aggregate demand for the domestic goods in the importing economy। ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप फॉरेन में से प्रोडक्ट ज्यादा मंगा रहे हैं तो हमारे अपने जो प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारे अपने जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड तो कम हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फैक्टर इनकम इंक्लूड्स नेट इंटरनेशनल अर्निंग्स ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। फैक्टर इनकम इज पार्ट ऑफ ट्रेड इन गुड्स। चौथा गलत है भैया, चौथा गलत है। फैक्टर इनकम इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड्स इन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, दोनों का पार्ट होता है। ठीक है। इज इट क्लियर? सर्विसेज में भी अगर ट्रेड होता है तो उसमें भी फैक्टर नॉन फैक्टर दोनों प्रकार की इनकम्स होती है। चाहे गुड्स में ट्रेड हो रहा हो चाहे सर्विसेज में ट्रेड हो रहा हो, दोनों में फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम आते हैं। हाँ, कभी कभी तो तुक्का काम आ ही जाएगा, और खासकर नए पैटर्न में तो आ ही जाएगा। न्यू पैटर्न में आपको आ ही जाएगा, क्योंकि आपने सेकंड गलत समझ के मारा, तब भी आपका सही है, लेकिन पुराने पैटर्न में ये गलत हो सकता था। चलिए ठीक है, तो आज की सभा को यहीं करते हैं समाप्त। तो इसी प्रकार के अब हमेशा प्रश्न आपको करंट अफेयर्स से मिलते जुलते और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर मिलेंगे आने आने वाले सारे सेशंस में। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए और अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी को बढ़ाते रहिए एग्जाम आने से पहले। अब 1 घंटे 15 मिनट बाद फिर से मुलाकात करेंगे यूट्यूब पर, और वहां पर ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो 10:15 AM पर आ जाना। ठीक है, कहाँ पर? यूट्यूब चैनल पर क्लास शेड्यूल हो चुकी। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।